मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके से संबंधित महा रिवीजन क्लास में, और यह क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, फिर देर नहीं करना है, जल्द से जल्द जुड़ जाना है और बातें बहुत शानदार करनी है। तो आइए फिर देखते हैं एक एक करके आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लिखा हुआ है लोथल स्थित है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए धौलावीरा जब से नहीं क्या हुआ है, एक हड़प्पाई स्थल क्या किया गया है, यूनेस्को द्वारा विश्व के जो धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है, तब से यह चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों, जितने भी स्थल हैं उनमें से एक लोथल भी हमारा है। लोथल कह रहा है बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। आपका सिंधु से मुहाने पर स्थित है, खंभात की खाड़ी में स्थित है, या कच्छ के रण में स्थित है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में जो स्थित है उसका नाम है सूतका गेंडोर। क्या नाम है? सूतका गेंडोर नाम है, याद रखिएगा। और यह किस नदी पर है? तो दस्क नदी के किनारे है, ठीक है। लिखा है सिंधु से मुहाने पर स्थित है, तो सिंधु के मुहाने पर जो है वह मोहनजोदड़ो है, ठीक है। कौन है? मोहनजोदड़ो है, याद रखने वाली बातें हैं। फिर खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में ही है आपका लोथल, याद करिए। खंभात की खाड़ी में के पास ही पड़ता है आपका लोथल है। ये बातें हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह अहमदाबाद में है। कहां पर? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद के जो भोगवा नदी है, कौन सी नदी है? जो भोगवा नदी है, उसी भोगवा नदी के किनारे है, उसी भोगवा नदी के किनारे है। बाकी कच्छ के रण आपका गुजरात, ये भी बातें आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जाता है खंभात की खाड़ी पर, ठीक है। कहां पर? खंभात की खाड़ी पर। यहां से भी बातें समझ जाइए। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए। समझाने की बातें यहां है कि हम बड़े धीरे धीरे प्यार से एक एक करके समस्त बातों को हल कर रहे हैं। संध्या सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो हमारी इंडस, जी हाँ, वैली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका था। इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यहां समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक है संध्या सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके? नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को संध्या सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्या? संध्या सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह बहुत सारे सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, संध्या सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना दोस्तों, मोहनजोदड़ो में ही बृहद स्नानागार पाया गया है। कहां? मोहनजोदड़ो में। जो बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं ना सही सही, सच में मजा आ जाता है। बच्चों, आप लोग सच में एक बहुत ही अच्छे छात्र हैं, और आपको बार बार मुझे सैल्यूट करने का मन करता है। इतनी गजब की जानकारी आपके पास है कि मजा आ जाता है देख करके। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने? राखाल दास बनर्जी ने किया था। और साथ ही साथ यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। क्या? सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यह बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
मोहनजोदड़ो जो है आपका नहीं पाकिस्तान में है क्या मेरे भाइयों बहनों। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं दोस्तों। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ क्या लिपि चलती है देखे होंगे, ब्राह्मी लिपि चलती है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि चलती है, खरोष्ठी लिपि चलती है। साथ ही साथ दोस्तों और एक प्राचीन जो चलती थी उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, चित्रात्मक कह सकते हो। कैसा, चित्रात्मक कह सकते हो। इसी को हलावर्त भी है, याद रखिएगा, हलावर्त भी है। इसी को गौमूत्रिका के नाम से भी जाने जाती थी, गौमूत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ब्राह्मी लिपि वह लिपि होती है जो मतलब बाएं से दाएं की ओर जाती है। क्या, बाएं से दाएं ओर जाती है। और साथ ही साथ खरोष्ठी लिपि वह लिपि है जो दाएं से बाएं आती है। तो जो हमारी लोग की भाषा है देवनागरी लिपि, वह हमेशा हमेशा, ठीक है, वह हमेशा हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलती है। क्या, बाएं से दाएं की ओर चलती है। जबकि मुस्लिम भाइयों की जो भाषा है वह खरोष्ठीय भाषा है जो दाएं से बाएं चलती है। हमारी की अपनी मतलब कहने का मतलब जो हिंदू भाई लोगों की है, ठीक है ना दोस्तों, वह क्या है दोस्तों, यहां से बाएं से दाएं की ओर चलती है। और खरोष्ठी लिपिका दाएं से बाएं की ओर चलती है। जबकि हलावर्ता पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे चलती है। यह याद रखिएगा नहीं। इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं मतलब लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह याद रखने वाली बातें हैं, चित्रात्मक ही थी। इसे हलावर्ता भी कहा जाता है, इसे गौमूत्रिका भी कहा जाता है, इसको वस्त्रोभेदन भी कहते हैं। क्या, वस्त्रोभेदन भी कहते हैं। तो यहां से भी बातें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आज तक लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। क्या, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 कारणों में से एक कारण या संभावना किसी आधार पर लग सकता है। युद्ध है, आक्रमण है, या फिर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह है। क्या, सशस्त्र विद्रोह है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। युद्ध, आक्रमण। भारत में आज तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और इनमें से हर एक कारण से लग चुका है। 1962 ईस्वी में चीन युद्ध के कारण लगा। फिर दोस्तों 1971 में पाकिस्तान ने जब हम पर आक्रमण किया तब लगा। और सशस्त्र विद्रोह मतलब 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय लगा। तो इस तरह दोस्तों आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से धीरे धीरे समझते हुए चलना है। धीरे धीरे क्या, समझते हुए चलना है। यह बातें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्व लेखपाल का हमारे यहाँ नया बैच प्रारंभ है। जो भी छात्र छात्राएं चाहें अपनी सहभागिता क्या कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है बम्पर ऑफर चल रहा है, बम्पर ऑफर चल रहा है और आपको यहां सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। चलते हैं आगे। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय आपातकाल, देखिए
दोस्तों वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल कभी लगेगा जब देश की साख के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए। क्या? देश की साख के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए तभी लगेगा। आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अगर लगता है दोस्तों तो आपको यह पता होना चाहिए कि 2 माह के अंदर, क्या बात सही है, 2 माह के अंदर संसद के सदन से अनुमोदन आवश्यक है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं यहां समझने की, कि जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो कर्मचारियों के वेतन में, ठीक है, कर्मचारियों के वेतन में, यहां तक कि न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। किसके? न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप सभी लोगों का, क्या गजब के हमारे बच्चे हैं, हमारे छात्र हैं जो हमेशा हमेशा हमारा साथ देते हैं। कहते हैं दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन इतिहास को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो फिर देर किस बात की है, एकदम जज्बे के साथ लगे रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है दोस्तों? आपका यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक, जी हां दोस्तों, शहर टाइप का बनाया गया है, ये जान लीजिए। जबकि पठारी महाद्वीप आपका कौन है दोस्तों? यह है अफ्रीका महाद्वीप। जबकि मरुस्थलीय महाद्वीप, ठीक है, मरुस्थलीय महाद्वीप कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो बात ही ना करो मेरे दोस्तों, मैदान मैदान ही नजर आते हैं। और उसके ऊपर से बात ये भी होती है, आपको बताना चाहता हूं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके साथ अगर एशिया महाद्वीप को देख लें तो एशिया महाद्वीप में पर्वतों का ज्यादा से ज्यादा भाग मिलता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और हमने आपको इसमें पीछे भी क्लास में बताया था कि भैया क्या हुआ था 1928 ईस्वी में, जी हाँ, सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा, रमन प्रभाव की खोज हुई थी। क्या? रमन प्रभाव की खोज हुई थी जो सौर विकिरण से संबंधित था, वो भी किरणों को लेकर के नहीं। रमन प्रभाव की खोज हुई जिसके कारण 1930 ईस्वी में भारत को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो भी रमन प्रभाव के कारण। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिलता है। उन्हीं के भैया याद करते हुए हर वर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी हमारी क्या है? हम सभी भारतीय क्या मानते हैं? पृथ्वी हमारी माँ है, ठीक है। क्या है? पृथ्वी हमारी माँ है। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पृथ्वी को माँ की संज्ञा देता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या? पृथ्वी को माँ की संज्ञा देता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी को माँ अथर्ववेद कहता है, ठीक है ना दोस्त। कौन सा? अथर्ववेद कहता है, याद रखिएगा नहीं। और आपको बता दे, इसी पृथ्वी को बचाने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को
पृथ्वी कहनी भैया दिवस मनाया जाता है। क्या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच हमारे यहाँ जबरदस्त चल रहा है। जो भी छात्र छात्राएं चाहें अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, अपनी क्या सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कहने का मतलब हमारे साथ मिल सकते हैं। दोस्तों, इसमें नितिन सर के द्वारा जबरदस्त क्लासेस ली गई हैं और आपके सम्मुख यह बातें रखी गई हैं। साथ ही साथ सुपर टेट का हमारे यहाँ बैच प्रारंभ है और आप जानते हैं कि यहाँ से भी प्रश्नों की जबरदस्त श्रृंखला चल रही है। जो भी छात्र छात्राएं चाहें वह सम्मिलित हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। एक राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वह हर वर्ष, बेटा जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करिए, वह हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कितने को? हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह आपको पता होना चाहिए भैया कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद याद आ रहा होगा, लेकिन विश्व युवा दिवस जो है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहां से भी बातें, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग, आपको पता होना चाहिए, पशुपति महाराज की भी पूजा करते थे। यह बातें आपको पता होना चाहिए। पशुपति, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग पशुओं की पूजा बहुत ज्यादा करते थे। क्या? पशुओं की पूजा बहुत ज्यादा करते थे। साथ ही साथ दोस्तों, इस पशुपति में जो शिव का नाम आता है, शिव का याद रखिएगा दोस्तों, उन्हीं से संबंधित यहाँ पर तो शिव की पूजा भी कह सकते हो। लेकिन अगर मातृ देवी दे दिया जाए कि मातृ देवी, तो मोहनजोदड़ो मूवी देखिएगा, वहां मातृ देवी की उल्लेख की गई है। ठीक है, वो भी एक श्रृंग वाली, जी हाँ दोस्तों, एक श्रृंग वाली जो पशु थी उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मान्यता दी गई है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान, ये तो मेरा हर एक बच्चा आंसर देगा, मेरा हर एक युवा आंसर देगा। मेरे नौजवान साथियों, बहुत बहुत शानदार वाली बातें हैं। तो कहने का मतलब यह है, विश्व का ठंडा स्थान कौन है? बारखोयांस्क है। कौन है? बारखोयांस्क है। और बारखोयांस्क जो है भैया, यह पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में है, पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में है। और पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र किसका पार्ट है भैया? रूस का पार्ट है। किसका पार्ट है? रूस का पार्ट है। और अगर कहा जाए तो यह एशिया के पार्ट में भी आता है। क्या? एशिया के पार्ट में भी आता है। तो यहां से विश्व का पहले जो सबसे गर्म स्थल था वह अल्जीजिया था। ठीक है ना दोस्तों, अल्जीजिया, जी हाँ दोस्तों, यहां से नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी आए डाटा के अनुसार मृत घाटी को, ठीक है, मृत घाटी को सबसे उष्ण बताया गया। किसको? मृत घाटी को सबसे उष्ण बताया जा रहा है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। क्या? यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये प्रश्न ध्यान देने वाली बातें हैं। अगला लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो चिनूक जो चलती है वह एक कैसी है? गर्म पवन है। चिनूक कैसी है? गर्म पवन है। और याद रखने वाली बात यह है दोस्तों, इसको हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों में प्रवाहित होती है, यूएसए और कनाडा में, तो विशेषकर यूएसए में। सिरक्को जो है दोस्तों, यह बातें आपको पता होना चाहिए
कि कहां से संबंधित है, तो सिरक्को आपका यूरोप से संबंधित है क्या, जल्दी से बताइए भैया। और ब्रिक फिल्डर कहां से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है क्या। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, यह बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है। तो आपका जो सिरक्को का संबंध देखा जाए तो यहां इटली के विशेषकर सिसिली से दे दिया है, तो इसलिए ये ज्यादा सही होता है। बाकी आपका मिस्ट्रल का यूरोप लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका 1 4 2 3 सही हो जाता है, ठीक है। 1 4 2 3 क्या होता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न आने से पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज CBT 2 रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, जबरदस्त चल रहा है बेटा। यहाँ क्वेश्चन नंबर गड़बड़ दे दिया है तो 12 कर लीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, परेशान नहीं होगा। प्रिंटिंग में मतलब गलती हो सकती है, आप, मैं जान रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत केयर करते हैं, हर चीज देख रहे हैं, तो हम भी आप ही की तरह है मेरे दोस्त, हम भी हर एक बारीकियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तभी तो मजा आएगा। खगोलीय दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी मात्रक है किसका भैया, प्रकाश का है क्या, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइएगा। खगोलीय दूरी मात्रक है। देखा जाए तो जो खगोलीय दूरी होती है बच्चों, वह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या है, खगोलीय एकक कहा जाता है। और ये बातें मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसी तरह जो खगोलीय दूरी है वह किसका है, प्रकाश वर्ष का है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 3.46 गुणित, जी हाँ दोस्तों, आपका एक पारसेक बराबर जो होता है वह होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक नजर आ रहा है खगोल से संबंधित। दंत चिकित्सा का दर्पण होता है, दंत चिकित्सा मतलब जो दांत के अंदर, जी हाँ दोस्तों, लगे कीड़े या फिर दोस्तों दांत से संबंधित कोई प्रॉब्लम जो डॉक्टर अर्थात लगा करके देखता है, वह होता है कौन सा दर्पण दोस्तों, तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित होता है। किससे, निकट दृष्टि दोष से संबंधित होता है। कहने का मतलब यह होता है कि इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, इसमें क्या, निकट की वस्तुएं तो एकदम साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं। बाकी हमने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था, एक दर्पण होता है अवतल, ठीक है, एक दर्पण क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है, और एक होता है उत्तल, ठीक है, उत्तल। तो याद रखना, और दोष कौन कौन होते हैं, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि होता है। तो बड़ा अक्षर बड़े के साथ है, छोटा अक्षर छोटे के साथ है, लगा दीजिए, आंसर आपको यहां आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धचालक क्या है, ठीक है, अर्धचालक क्या है, फास्फोरस, लकड़ी, जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन या फिर कांच। बहुत शानदार प्रश्न है। अभी तक आपने जीवाश्म ईंधन का नाम सुना होगा कि भैया इनमें से है या फिर नहीं है, कई बार आपने देखा होगा ऐसा, लेकिन आज आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। आज आपको बहुत सारी चीजें यहां से पता चल रही है। बहुत शानदार, बच्चे एकदम मजेदार आंसर देते हैं ना, अच्छा लगता है देख करके भाई कि चलिए हमारे छात्र एकदम जुड़े हुए हैं बेहतरीन ढंग से। तो कहने का मतलब अर्धचालक कौन नहीं होता दोस्त, अर्धचालक होता है, वह होता है सिलिकॉन, ठीक है ना दोस्तों, वह क्या होता है, सिलिकॉन होता है। यह बात
बातें आपको पता होना चाहिए। आगे लिखा है सरौता किस प्रकार का उत्तोलक होता है? जिस वस्तुओं का मतलब बीच में कार्य होता है, ठीक है ना दोस्तों। कहने का मतलब यह याद रखिएगा, बीच में कार्य होता है और एक आगे दबाना होता है, उसको बोला जाता है, ध्यान देते रहा दोस्तों, द्वितीयक प्रकार का उत्तोलक। तो सुपारी हमेशा हमेशा बीच में रख करके ध्यान दी जाती है, भार बीच होता है, तो दोस्तों यह द्वितीयक प्रकार का उत्तोलक होता है। तो भार कहां होता है दोस्तों? जी हां दोस्तों, बीच में होता है। सुपारी का कुछ ना कुछ भाग होगा, तो जाहिर सी बात है द्वितीयक प्रकार का उत्तोलक होता है। कौन सा? द्वितीयक प्रकार का उत्तोलक होता है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। नितिन सर, हैंड राइटन ई बुक आपको घर बैठे मिल रही है, कुछ नहीं करना है, जबरदस्त इस पर क्या करता है दोस्तों, घर में बैठ को इसको पढ़ना है, बस हो गया, ठीक है। इसमें आपको तीनों हिस्ट्री, तीनों साइंस के साथ साथ सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं आपको क्या है दोस्तों, जियोग्राफी के लिए लिखा है। वैज्ञानिकों एवं उनके आविष्कारकों की सूची निकालना है दोस्तों। इसमें लिखा है जी मार्कोनी लिखा है, कहते हैं मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी लिखा हुआ है। टेलीविजन भी है, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, थॉमस अल्वा एडिसन है। तो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन आपके ग्रामफोन का किए थे, किसका? अर्थात ग्रामफोन का। जे.एल. बेयर्ड साहब किसका किए थे? टेलीविजन का किए थे। क्या? एकदम बोलो बेटा, टेलीविजन का किए थे क्या? तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए जी मार्कोनी ने क्या किया? टेलीफोन का किया क्या? और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दूध की शुद्धता का किया क्या? तो कहने का मतलब यह होता है दोस्तों कि आपका जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, मतलब सेकंड है, वह सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या? सेकंड सही हो जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज, ठीक है, किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आजाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, याद आ रहा है ये नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश की स्वतंत्रता को लेकर जो वीर देश छोड़ करके बाहर जा करके सेनाओं का गठन किया, वह कोई और नहीं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। एक बार इसको हम थोड़ा सा फिर से देखना चाहते हैं दोस्तों। यहां पर जो प्रश्नों का श्रृंखला है वह थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, तो कहने का मतलब यहां पर सही थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। इसको यहां पर थोड़ा सा इधर उधर प्रश्नों से पूछा जा रहा है ना, तो कहने का मतलब एकदम सही है, ठीक है। तो मार्कोनी, जी हाँ दोस्तों, चलिए ठीक है देख लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की, मतलब किन्होंने की? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल का भी नाम आ गया है दोस्तों, और अरविंद घोष का भी नाम आया है। याद करिए दोस्तों अरविंद घोष को। कांग्रेस का अधिवेशन, जी हाँ दोस्तों, जनगण मन, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, कुछ याद आ रहा है? मैंने सब पढ़ाया है, कमेंट करते रहिएगा। बहुत शानदार कमेंट्स आ रहा है बेटा, मुझे प्रश्न पर भी ध्यान देना है आपके। तो दोस्तों यहां अरविंद घोष का नाम नोट कर लीजिएगा। आगे क्या लिखा है? 1 रुपए के करेंसी पर किसका हस्ताक्षर किया जाता है? तो 1 रुपए के
करेंसी पर जो नियंत्रण होता है सिक्कों पर वह भारत सरकार का होता है, लेकिन हस्ताक्षर कौन करता है दोस्तों? तो वित्त सचिव करता है। कौन करता है? वित्त सचिव करता है। जबकि अन्य सभी नोटों पर भारतीय गवर्नर का होता है। अन्य सभी नोटों पर क्या होता है? नोटों पर भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार हस्ताक्षर किया जाता है। और आपको बता दे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रश्न आ चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका नोटों पर सिग्नेचर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका नोटों पर सिग्नेचर है। और आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, वह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो यहां से भी बातें, उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित जो बुक है वह मार्केट में आ चुकी है। आप सभी लोग इसको परचेज कर सकते हैं। 30 मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आपका नहीं। इतिहास का किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या? जियोग्राफी का किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। क्या? जीव विज्ञान का किसे? अरस्तु को कहा जाता है। क्या? भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है। क्या? तो कहने का मतलब, अगर ऐसे आप देखते चलेंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। लिखा है, निम्नलिखित में से क्या भारत के नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित तो आपका मत्स्य पालन है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति आपका दोस्तों उर्वरक से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है? तो दुग्ध से संबंधित है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो आप सबसे पूछी जा रही है। ठीक है, बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको आप ध्यान देते रहिए। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त? निम्नलिखित में से इनमें से किस स्थान से मानक समय रेखा नहीं जाती है? प्रयागराज से भी जाती है, मिर्जापुर से भी जाती है, नैनी से भी जाती है, लेकिन शंकरगढ़ से नहीं जाती है। क्या? शंकरगढ़ से यह रेखा नहीं जाती है। बार बार याद दिला रहा हूं दोस्तों, मानक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जाती है। कितना? पूर्वी देशांतर से जाती है। ये बातें याद रखिएगा। और आपका जो मानक समय रेखा का समय है, समय जो है वह ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कितना? 5.5 घंटे आगे है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। कैसे आता है दोस्तों? इसका एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आज बहुत इसको याद करवाने का प्रयास करवा रहा हूं। देशांतर गुणित 4/60 के होता है 82.5। अगर इतना जो करके निकाल ले वही आंसर है। अगर हम 82.5 में, जी हाँ दोस्तों, इंटू 4 बटे क्या करें? 60 करते हैं तो याद रखने वाली बातें हैं। तो 330/60 आएगा। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 5.5 घंटे आएगा। कितना? 5.5 घंटे आएगा। यहां से भी
बातें। अब देखिए दोस्तों, जो देश प्रधान मध्य रेखा से इधर पूर्व दिशा में होंगे वह हमेशा प्लस में होंगे, जो पश्चिम में होंगे वह हमेशा माइनस में होंगे। इसीलिए भारत पूर्व में है, भारतीय पूर्वी देशांतर कहाँ है, 82.5 पूर्व में है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए भैया 5.5 घंटे आगे समय है। कितना? 5.5 घंटे आगे समय है। प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी, यहां से यह रेखा जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना? 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं ये होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाली अक्षांश रेखाएं होती हैं। कहने का मतलब दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जबकि दो देशांतर, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, जो दो देशांतरों के बीच की रेखा विषुवत रेखा पर तो 111.32 किलोमीटर होती है, लेकिन जस जाती है ध्रुवों के तरफ शून्य हो जाती, मतलब दूरियां कम होती जाती है। तो यहाँ 111 किलोमीटर पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, 111 किलोमीटर पे क्या है, आप टिक कर सकते हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। जो छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बेटा आप लोग वीडियो को आगे लाइक शेयर नहीं करेंगे? मजा नहीं आ रहा है? और बढ़ाइए आगे, संख्या को टारगेट पॉइंट पर ले चलिए। टारगेट आप तय करते रहा करिए कि आज हम सर का साथ इतना भरपूर तरीके से देंगे कि मजा ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेखपाल व्याख्यात्मक जो हिंदी से संबंधित आपकी पुस्तक है वह भी मार्केट में आ चुकी है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। किस युद्ध के दूसरा विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ? ठीक है, किस युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ? तालीकोटा का युद्ध, घटौली का युद्ध, रायचूर का युद्ध, तवांजुर का युद्ध। कहाँ का भैया? तवांजुर का युद्ध। तो यहाँ पर ताली कटोरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध ही था जिसमें क्या हुआ दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है, यह अंत होता है। ठीक है, ये याद रखना। एक विजयवाड़ा है, एक विजयनगर है, ये अलग अलग है, ये याद रखिएगा। नहीं, यहाँ पर बातें इधर उधर से नहीं होना चाहिए। तो तालीकोटा का युद्ध था, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, ठीक है, जो निदेशक सिद्धांत है वह क्या है? कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, जी ना दोस्तों। अर्ध परिवर्तनीय है, जी नहीं। आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, जी नहीं। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। यह बातें क्या कह रहा है ये प्रश्न? कोई छात्र बता सकता है कि यह प्रश्न कह क्या रहा है? तो ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, मतलब डीपीएसपी, पूरा नहीं लिखा, याद रखिएगा। डीपीएसपी क्या कह रहा है दोस्तों? अर्थात अपरिवर्तनीय है किसी भी न्यायालय में। मतलब अगर डीपीएसपी का किसी भी प्रकार से हनन होता है तो इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके खिलाफ क्या है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, एक वर्ष में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है वह 6 माह में भरा जाता है। जिस दिन से पद खाली होता है उसके 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त पद चुनाव कराकर भराना अनिवार्य है। क्या? चुनाव करा करके इसको भरना अनिवार्य है, नहीं तो फिर संविधान का उल्लंघन है। एक तरह से याद रखिएगा। तो 6 माह के अंदर सीधा सीधा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में यह बातें लिखी हुई
है। क्या अनुच्छेद 65 में सीधा सीधा यह बातें लिखी हुई है कि दोस्तों 6 माह के अंदर पद को भरना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक पद रिक्त है तब तक भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, किसमें, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। यह बहुत बेहतरीन प्रश्न था। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि लुईस पास्चर पर चलिए, वो भी तो कर सकता है। जी नहीं दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया तो मतलब गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए? तो यहां से भी बातें आपको समझना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का स्थान है, जी हां दोस्तों, पेनिसिलिन के खोज में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखने से पहले आपको लेखपाल सामान्य ज्ञान 30 मॉडल टेस्ट पेपर, बेटा ये महा रिवीजन का क्लास होता है और आप जानते हैं कि महा रिवीजन में हम आपसे ताबड़तोड़ प्रश्नों पर बात करते हैं। ताबड़तोड़ प्रश्नों पर बात करते हैं। लगातार बच्चे हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं उनको बहुत सारे अतिरिक्त संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? देखिए दोस्तों, संसद के सदस्यों को शपथ है भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे, ये याद कर लीजिएगा। बहुत बड़ी बात लिखा है यहाँ पर, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति इस शपथ के लिए अनुच्छेद 99 का, ठीक है, अनुच्छेद 99 की शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं। क्या? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। और यही फिर क्या करेगा? समस्त सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, समस्त सदस्यों को शपथ दिलाएगा। लेकिन संविधान के अनुसार कौन शपथ दिलाता है? तो संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, यह याद रखना। जो नवनिर्वाचित सदस्य होगा, नवनिर्वाचित सदस्य होगा, कहने का मतलब वो भी जिसमें से वरिष्ठतमता को ध्यान दिया जाएगा। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन ध्यान है, वरिष्ठतम को ध्यान दिया जाएगा, वही प्रोटेम स्पीकर पद पर बनता है। और हमने बताया था 16वीं लोकसभा में कमलनाथ सिंह को बनाया गया था, और जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 से चल रही है, इसके वीरेंद्र सिंह को बनाया गया था। क्या? वीरेंद्र सिंह को बनाया गया था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। यह दोनों पॉइंट अपने आप में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो हमने आपको बताया था दोस्तों, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम, ठीक है, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के लिए भी कितना होना चाहिए? 25 वर्ष ही होना चाहिए। तो यहां से बातें आप देख सकते हैं। मतदान की आयु कितना? 18 वर्ष, बाकी 21 वर्ष पंचायत के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय, जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। जबकि एशिया विकास बैंक का, एशिया डेवलपमेंट बैंक का मनीला में है। यह बातें आपको पता होना चाहिए। WTO का मुख्यालय कहां है? तो फिर आपको जिनेवा चलना पड़ेगा, WHO का है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्नों का एक बहुत बड़ा। नासा कहानी जो मतलब है दोस्तों, नासा का मुख्यालय वह वाशिंगटन DC में है। ये बातें ध्यान देने वाली बातें थी। तो इस तरह हम आपके हर एक
एक प्रश्नों पर सही सही जवाब दे रहे हैं। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज वह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। लिखा है लेखपाल व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों जी हाँ, 30 मॉडल टेस्ट संबंधित सामान्य गणित कहानी पेपर उपलब्ध हो चुका है। दोस्तों काइंडली शेयर टू ऑल ग्रुप्स। अगर आप हमें मानते हैं तो फिर इसी तरह आगे साथ देते रहिए, आपको भी ऐसी क्लासेस उपस्थित होती रहती है। तो दोस्तों ये था आपका आज का बहुत बड़ा सेशन का प्रश्नों की श्रृंखला। ये दिया गया नंबर है, अगर किसी भी छात्र छात्राओं का कोई भी समस्या पड़ती है तो वह अपनी बातों को यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे भी हमारे साथ देते रहिए। फिर भी हम मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद मेरे दोस्तों।